हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 9th के मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है क्या, लाइंस एंड एंगल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और इसके जितने भी टॉपिक हमारे इस चैप्टर में इंक्लूड हैं यहाँ पर, समझ लीजिए सारे के सारे टॉपिक बहुत ही बेसिक हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस क्लास के लिए ही नहीं बल्कि जो हमारी आगे की क्लास भी आएंगी, जैसे हमारा 10th हो जाएगा और उसके आगे की जो भी क्लासेस हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है आपका जो हर जगह पर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका नॉर्मली बोर्ड एग्जाम होगा, कुछ भी होगा, तो हर जगह ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसके पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम पहले इंट्रोडक्शन इसका करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी जो है एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो सबसे पहले हम अपने एक छोटे से पॉइंट को लेकर के चलेंगे यहाँ से चैप्टर की स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे हम बड़े पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा इसके इंट्रोडक्शन में, वो हमारी हो जाएगी क्या, पॉइंट। जो हमारा पहला हेडिंग है इस हमारे इंट्रोडक्शन का, वो हमारा क्या होगा, पॉइंट। देखिए, कभी भी जब लाइंस या एंगल्स बनाने की बात आती है तो सबसे छोटे जो पॉइंट हमारा होता है, क्या बोलते हैं इसे, डॉट कह सकते हो आप या पॉइंट कह सकते हो, यहीं से स्टार्टिंग होती है किसी भी चीज़ की बनने की। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि आखिर ये पॉइंट्स होता क्या है। तो पहले इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, फिर समझ के चलते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो पॉइंट का मतलब होता है, अ पॉइंट इज दैट, अ पॉइंट is that which has a point is that which has no component, which has no component, आगे कॉमन लगाएंगे, फिर it is represented by, it is represented by डॉट। तो एक सबसे सिंपल है जो हमारी ये परिभाषा, यानी इसकी जो डेफिनेशन हो जाएगी पॉइंट की हमारी, कि पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए कि पॉइंट एक ऐसा कंपोनेंट माना जाता है जिसको हम डॉट की, या कह सकते हो रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास में क्या है, ये एक डॉट है, ये एक दूसरी डॉट है हमारे पास में, तो यही हमारा होता है एक पॉइंट। फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि ये डॉट है हमारा, हमने इसको पॉइंट ए मान लिया, ये डॉट है हमारा, हमने इसको पॉइंट बी मान लिया। अब इसी पॉइंट की हेल्प से हम न जाने कितनी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट अगर देखी जाए तो हमारा पॉइंट होगा। इसी पॉइंट का यूज़ करके हम बहुत सी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, पॉइंट के बारे में। अब जो इसमें हमारी सेकंड हेडिंग आएगी, सेकंड हमारी होती है लाइन, मतलब लाइन किससे कहते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग ड्रॉ करोगे अपनी कॉपी में कि हमें किसके बारे में जानना है, अब लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो डॉट लिए थे, इन्हीं दो डॉट को अगर हम मिला दें ऐसे तो हमको एक लाइन मिल जाएगी। तो इसकी डिफिनेशन सिंपल सी क्या हो जाएगी, व्हेन वी join when we join two distinct point then we get a line। हम किसी दो पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। और इस लाइन में एक चीज़ और होती है कि अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। फिर क्या कहेंगे, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। ये इतना हमारा होगा किसका, डेफिनेशन लाइन का। साफ साफ हमने क्या कहा कि हमारे पास
कोई पॉइंट है, अगर दो पॉइंट आपस में, फॉर एग्जांपल ये ए है ये बी है, एक डिस्टिंक्ट या कह सकते हो डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पर ये क्या किए गए हैं, प्लेस किए गए हैं, और इन्हीं दोनों को हम अगर आपस में मिला दें ऐसे, तो मिलाने के बाद में क्या होगी, एक लाइन हमारी क्या होगी, ड्रॉ हो जाएगी। अब ये जो लाइन का सेगमेंट बनता है वो ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका कभी भी कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। कहने का मतलब कि आप जितना भी चाहो इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हो, चाहे अपोजिट साइड में भी इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि लाइन जो होती है इसका एंड पॉइंट नहीं होता है, आप इसको इनफाइनाइट एक्सटेंड कर सकते हो आगे। तो हमारा ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, लाइन हो गया। अब इसमें हम थर्ड जो हमारा हेडिंग होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो एक पॉइंट हो गया, छोटी सी बेसिक यूनिट, उसके बाद हमने पॉइंट को लेकर के आगे क्या पढ़ा, लाइन। अब इसी लाइन को देखते हुए हम आगे जब बात करेंगे इसमें, तो हमारी आएगी कौन सी हेडिंग, रे, RAY, मतलब रे के बारे में हम लोग देखते हैं। हम जब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ तो हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, रे के बारे में। आखिर ये रे क्या होती है। देखिए रे जो होती है हमारी, वो भी एक लाइन के जैसे ही होती है, या कह सकते हो एक लाइन का पार्ट होता है। बस हमने अभी जब पुराना अपना पढ़ा था हेडिंग, कौन सा, लाइंस के बारे में, तो हमने कहा था उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा कि रे वो होती है कि ये लाइन सेगमेंट तो होती है हमारी एक, लेकिन इसमें एंड पॉइंट होते हैं, वो भी कितने, सिर्फ वन साइड होगा, दूसरे साइड एंड पॉइंट इसका नहीं होता है, तो उसे हम रे बोलते हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे इसके बारे में, रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द लाइन which has only one end points, मतलब रे हमारा एक तरह का पार्ट किसका है, लाइन का, और इसमें सिर्फ एक ही एंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये कोई पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ हुई है ऐसे, तो रे का मतलब कि एक जो होगा इसका एंड पॉइंट होगा, दूसरे साइड हम इसको कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, तो यही हमारी होती है रे। मतलब एक साइड फिक्स होगी, सेकंड साइड इसकी फिक्स नहीं होती है, कितना भी आगे आप बढ़ा सकते हो, तो यही होता है हमारा रे। नेक्स्ट हेडिंग इसमें हमारा आएगा, वो होगा हमारा लाइन सेगमेंट। क्या होगा भैया, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होगा, इसी रे का आप जस्ट अपोजिट बोलो तो हमारी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। कहने का मतलब हमने कहा कि इसमें एंड पॉइंट होता है, और जो लाइन सेगमेंट होगी हमारी उसमें 2 एंड पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ पर कितना मिला हमको, एक एंड पॉइंट, लेकिन लाइन सेगमेंट जो हमारी होगी वो हमारा कितना है, एंड पॉइंट मिलेगा वहाँ पे 2 एंड पॉइंट। तो इसका हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं लाइन सेगमेंट is also a part of line, which has 2 end points, कहने का मतलब क्या है कि ये हमारी क्या हो गई, एक लाइन हो जाएगी। अब इसमें एंड पॉइंट कितने होंगे, 2 होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला एंड पॉइंट ए, और यहाँ कहीं पर हमारा दूसरा एंड पॉइंट है बी। तो अगर सिंगल एंड पॉइंट मिल रहा है तो रे हो जाएगा, दोनों तरफ एंड पॉइंट मिलेंगे तो आपका वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने हम इसमें आगे की टॉपिक की तरफ में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, अब हम लाइन से रिलेटेड अपने लास्ट हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारी है क्या, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर किसे कहते हैं, नॉन कोलिनियर किसे कहते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वन साइडेड हम नोट डाउन करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमारा हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। अदर साइड
ये हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब दोनों पॉइंट के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे, पहले इसकी हम डेफिनेशन को नोट डाउन करते हैं, फिर देखते हैं किसे कहेंगे हम। तो इधर हो जाएगा हमारा पॉइंट्स, अभी किसकी बात हो रही है, पॉइंट की, ठीक है। तो पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन known as collinear, known as collinear point। समझाते हैं अभी आप लोग को क्या है इसका मतलब। इस साइड हम लोग लिखेंगे नॉन कोलिनियर में कि द पॉइंट दैट डोंट lie on the same line are known as non-collinear point। अब दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का है, तो छोटा सा ही डिफरेंस है। पहले आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कह रहा है पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन नोन एज कोलिनियर। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, हमारे पास 3 पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों पॉइंट अगर हमारे एक लाइन में ऐसे आ जाते हैं तब उसे हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये 3 पॉइंट हैं ऐसे, और ये तीनों पॉइंट क्या हैं, हमारे एक ही लाइन में नहीं आ पा रहे हैं। क्या है ये, या तो आप देखो ये दोनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, या तो ये दोनों पॉइंट एक लाइन में आएंगे, या तो ये दोनों पॉइंट एक लाइन में आएंगे। ऐसा नहीं कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ रहे हो। यहाँ पर क्या था कि तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उसे कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तीनों पॉइंट जो हमारे अलग अलग हैं वो एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए इसे हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। तो यही सिर्फ बेसिक से डिफरेंस होता है हमारा किसमें, कोलिनियर में और नॉन कोलिनियर में। तो इतनी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगल्स की तरफ। किसे हम एंगल्स कहेंगे उसके बारे में, और कितने टाइप्स के एंगल बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम अपना डिस्कस करेंगे इसमें इंट्रोडक्शन को लेकर के, किसके बारे में, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, कि आखिर एंगल किसे कहते हैं, कोण एंगल किसे कहेंगे। तो देखिए इसको पहले आपको समझाते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये कोई एक पॉइंट है, हमने माना ये हमारे पास क्या पॉइंट है, ओ। यहाँ से ये बन गई हमारी 2 रेज। क्या हुई हमारी, रेज। रेज की डेफिनेशन हमने आपको बताई ही, जिसमें एक एंड पॉइंट हो और दूसरा एंड पॉइंट ना हो, तो वही हमारी क्या होती है, रेज। तो यहाँ ही हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट, इसी पॉइंट से हमारी 2 क्या निकली, रेज। इसे हम क्या कहेंगे, रेज। इसी रेज को हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एक पॉइंट ये है। हमने कहा कि ये हमारा ए सेगमेंट है, ये हमारा बी सेगमेंट है। अब क्या होगा, ये जो 2 रेज हैं हमारी, इन 2 रेज को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आर्म्स कहेंगे। ये हमारी क्या हो गई, आर्म्स। एक आर्म्स ये, दूसरी आर्म्स ये हमारी, ठीक है। और ये हमारा पॉइंट ओ, मिड पॉइंट, यहाँ से 2 रेज निकली जिसे हमने आर्म्स कहा, और दोनों लाइन सेगमेंट में हमारे क्या है, 2 पॉइंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि सेम, आप क्या कह सकते हो कि सेम एंड पॉइंट से जब 2 हमारी रेज निकलती हैं तो इसी के जो हमारा ये बीच का पार्ट जो बनता है वही हमारा कहलाता है क्या, एंगल। ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल। मतलब कहने का है कि जब 2 रेज एक ही एंड पॉइंट से निकलती हैं तो जो बीच का ये स्पेस खाली रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल, ठीक है। और दोनों कैसी रेज हैं, सेम पॉइंट से निकली हुई रेज हैं। फिर हम इसमें कह सकते हैं कि जो 2 रेज हमारी हैं इसको हम इस एंगल का आर्म्स कह सकते हैं, ठीक है। यानी इस एंगल का ये दोनों क्या हो जाएगा, आर्म्स हो जाएगा। थी क्या ये, रेज थी, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हो जाएंगी। और जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, ये एंड पॉइंट्स हमारे, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एंड पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हो गए, ये हमारा एंड पॉइंट ए एंड बी।
तो यहाँ पर एंगल जब बात करेंगे तो इस पॉइंट ए और बी को हम लोग वर्टेक्स कह देंगे। क्या कहेंगे? वर्टेक्स। कहने का मतलब हमारे पास में एक पॉइंट था, इस पॉइंट से दो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की, दोनों लाइन सेगमेंट जो ड्रॉ हुई इसमें एक एंड पॉइंट फिक्स था, दूसरा फिक्स नहीं था, इसीलिए हमने इसको रेस कहा। रेस कहने के बाद में जो ये बीच का स्पेस हमको मिला इसे हमने क्या माना? एंगल। और ये एंगल होने की वजह से इसके जो दो रेस थे उसे हम आर्म्स कहेंगे, और जो इसके एंड पॉइंट थे दोनों हमारे, उसे क्या नाम दिया हमने? वर्टेक्स। यही इतनी चीज़ें जब होती हैं तो उसे हम नॉर्मल तौर पर क्या बोलते हैं? एंगल। इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा? व्हेन टू rays begin from the same endpoints, then they form an angle. ठीक है, इतनी बातें क्लियर जो हमने बताई आपको कि टू रेस थी, एक ही पॉइंट से निकली हुई थी, इसमें दो एंड पॉइंट थे, यही हमारा फॉर्म क्या करता है? एक एंगल को फॉर्म करता है। फिर आगे हमने क्या कहा आपसे? जो दोनों रेस थी हमारी उसके बारे में, द टू रेज आर द आर्म। हमने क्या नाम दिया उसको? आर्म। आर द आर्म ऑफ द एंगल, and end point is the vertex of the angle, and end point is the vertex of the angle. ये इतनी बातें क्लियर हुई हमारी कि हम एंगल किससे कहेंगे। सिंपल सी बात क्या हुई कि टू रेज यहाँ से क्या होंगी? फॉर्म होंगी हमारी, और दोनों सेम एंड पॉइंट से निकली होंगी, तो दोनों फॉर्म करेंगी क्या? एक एंगल। एंगल में जो दोनों रेस थी हमारी उसे हम आर्म्स कह देते हैं, और जो दो हमारे एंड पॉइंट होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? वर्टेक्स। यही होता है हमारा नॉर्मली तौर पर क्या? एंगल। अब आइए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कितने टाइप्स के एंगल हमारे बनते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब हम डिस्कस करेंगे अपने टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल। फिर डिस्कस करेंगे हम राइट एंगल के बारे में। तो एक्यूट एंगल किससे कहेंगे? तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच रहेगा। कहने का मतलब 0 डिग्री से उसकी स्टार्टिंग होगी और 90 डिग्री से कम, 0 से ऊपर 90 से कम जितने भी एंगल्स हमारे आएंगे वो सभी क्या होंगे? हमारे एक्यूट एंगल्स। तो इसके बारे में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एन एंगल विच इज़ बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, एन एंगल which is between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा वही हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि हमारा 90 डिग्री का एंगल कैसा बनता है? ऐसा बनता है। कैसा? ऐसा बनता है एकदम। ये लाइन हुई हमारी स्ट्रेट वर्टिकली हो जाएगी, ये हमारी हॉरिजेंटली। तो इससे क्या कहेंगे हम लोग? 90 डिग्री का। अब इस 90 डिग्री और हम मानते हैं कि इसके बीच में ऐसे, ये 90 डिग्री से लेकर के ऐसे जितने भी कम वाले एंगल हैं हमारे, इन सभी एंगल को हम एक्यूट एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा 80 डिग्री, ये हमारा 70 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री, 30, 20, 10, ये 0। मतलब 0 से स्टार्टिंग होगी, 90 डिग्री तक जो भी एंगल हमारा बनेगा सब का सब कहा जाएगा क्या? हमारा एक्यूट एंगल। और अगर इसी में हम बात करें तो हमारा राइट एंगल जो है ये कहाँ तक जाएगा? राइट एंगल का ही मतलब होता है कि एन एंगल which is 90 डिग्री। जो एंगल हमारा 90 डिग्री का बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? राइट एंगल।
ठीक है। हमने इसमें क्या कहा आपसे कि 0 से लेकर के 90 के बीच जितने भी एंगल होंगे वो हमारे एक्यूट होंगे। सिर्फ 90 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, राइट एंगल। यहाँ पर आप कह सकते हो इसको सही से, विच इज एग्जैक्टली एट 90 डिग्री। मतलब सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री वाले को ही हम कहेंगे क्या, राइट एंगल। ठीक है, तो हमारे ये क्या हो गए, दो एंगल। अब बढ़ते हैं इसमें हम अपने आगे ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में पढ़ने के लिए। कौन सा एंगल हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम जो अपने अगले एंगल के बारे में बात करेंगे वो एंगल हमारा कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। तो पहले देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है द एंगल इन विच between 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। हम ऑब्ट्यूज एंगल उसे कहेंगे जो एंगल हमारा 90 डिग्री और 180 डिग्री के क्या होगा, बीच में होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारी एक क्या हो गई, ये हमारी एक लाइन हो गई और हम इस लाइन पर ये एक एंगल बना दे रहे हैं और ये एंगल हमारा कितना होता है, 120 डिग्री का। तो जितने भी एंगल हमारे 90 से बड़े 180 से छोटे होंगे वो सभी के सभी होंगे हमारे क्या, ऑब्ट्यूज एंगल। अब 91 से स्टार्ट करिए आप लोग 180 तक जाइए, वो सारा का सारा किसके अंदर आएगा, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल में। अब बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। तो जो रिफ्लेक्स एंगल हमारा होता है वो नॉर्मली कहाँ तक जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, ये जहाँ पे ये खत्म हुआ है 180 पे वहीं से स्टार्ट होगा। तो हम कहेंगे द एंगल इन विच बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये होगा हमारा क्या, रिफ्लेक्स एंगल। द एंगल इन विच बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री, 180 से बड़ा होगा 360 से छोटा होगा, वही एंगल हमारा क्या कहलाएगा, पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जैसे हम लोग 90 डिग्री का ऊपर बनाते हैं वैसे ही इसका जो होगा वो नीचे की तरफ होगा ऐसे। और जो इसमें एंगल बनने की बात आती है हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एंटीरियर वाले पार्ट को लेते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्स में ऑलवेज हम लोग कैसा पार्ट लेंगे, एक्सटीरियर, बाहर वाला पार्ट लेंगे, तो वही हमारा रिफ्लेक्स होगा। रिफ्लेक्स एंगल जितने भी बनते हैं उसमें एंगल बाहर की तरफ होगा आपका, बाकी जितने एंगल हैं आपके वो सभी के सभी इंटीरियर यानी अंदर की तरफ में बनेंगे, यही एक डिफरेंस होता है। अब ऐसे इसी को आप उलट दो, कैसे, ऐसे, तो यहाँ पर भी ये एंगल ऐसे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 180 डिग्री जो होता है वो नॉर्मली ऐसे स्ट्रेट होता है, तो जितने ऊपर बनते हैं तो ये तो हमारा इतना 180 तक हो गया, काम खत्म। हमको चाहिए क्या, 180 से ऊपर का, तो कहाँ जाएंगे, नीचे ही जाएंगे ना। तो 180 से इधर जाएंगे 360 तक, तो हमारा सारा एंगल कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ स्लोप रहेगा। और जो एंगल हम इसका काउंट करेंगे वो ऑलवेज कहाँ करेंगे, एक्सटीरियर यानी बाहर की सरफेस पे, अंदर के सरफेस पे नहीं। तो हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। अब हम बात करेंगे अपने स्ट्रेट एंगल और कॉम्प्लेक्स एंगल के बारे में। अब हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रेट एंगल और कॉम्प्लेक्स एंगल की। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रेट एंगल क्या होता है। ये बहुत ईजी है हमारा, ऐसा एंगल जो कितने का होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री का, उसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। तो इसमें हम कह सकते हैं एन एंगल विच इज एग्जैक्टली which is exactly equal to 180 डिग्री। मतलब ये हमारी एक पैरेलल लाइन, तो ये एंगल जो हमारा बनेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल। और इसी में अगर हम कॉम्प्लेक्स एंगल की बात कहें तो ये हमारा हो जाएगा एन एंगल which is exactly equal to 180
360 डिग्री। जो एंगल 360 पे होगा वो हमारा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल हमारा एक ये सर्कल, ये क्या हो जाएगा 360। जितने भी हमारे सर्कल वगैरह बनते हैं वो 360 डिग्री पर बनेंगे, ठीक है। तो जो एंगल हमारा 360 के इक्वल होगा उसे कॉम्प्लेक्स एंगल कहेंगे, और जो एंगल हमारा 180 के इक्वल होगा उसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अब आइए दो एंगल और पढ़ते हैं जिसे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो बढ़ते हैं कहाँ, आगे की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे एंगल्स के बारे में जिसे हम क्या बोलते हैं, एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों में आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। पहले करेंगे हम किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर those which have the sum of two angles as 90 डिग्री। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री में कहने का ये मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स आर 90 डिग्री। मतलब हमारे पास एक एंगल है 45 डिग्री का, दूसरा एंगल भी है 45 डिग्री का। एक ऐसे दो एंगल जिनको सम यानी जोड़ने पर अगर 90 डिग्री के इक्वल आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। कोई ज़रूरी नहीं 45 हो, आपका और भी हो सकता है 50 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड ETC, कुछ भी हो सकता है आपका। दो एंगल को काउंट करने पर 90 डिग्री अगर आया तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। तो यही होता है हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स आर those which have the sum of two angles as 180 डिग्री। यहाँ पर दो एंगल को हमने सम किया, कितना आया 90 डिग्री, तो हमने क्या कहा, कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 180 डिग्री, जिसे हम बोलेंगे क्या, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हमने 90 + 90 को ऐड किया तो हमारा 180 आ रहा है। हमने 120 + 60 ऐड किया 180 आ रहा है। हमने 150 + 30 ऐड किया, ये भी 180 आ रहा है। तो किसी भी एंगल को अगर आप ऐड करते हो और 180 आता है तो उसे सप्लीमेंट्री, 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ जिसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। तो आइए डिस्कस करते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं एडजेसेंट एंगल के बारे में। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, कह रहा है कि इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन देन दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। देखिए हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे इसमें, या कैसे हम पता लगाएंगे। देखिए हम मानते हैं कि हमारे पास में ये हमारी एक लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक है। हमने एक एंगल ये बनाया यहाँ पे, दूसरा एंगल मान लेते हैं हमने ये किया ड्रॉ। हमने इसको कहा कि ये एंगल 1 है, इसको हमने कहा एंगल 2 है, ठीक है। और हमने सभी पॉइंट को एक एक नाम दे दिया। क्या हमने कहा, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा D है, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक एक को नाम दे दिया। अब देखो आप यहाँ पे कि जो यहाँ पर एंगल्स हैं हमारे कौन कौन से, 1 और 2, ये हमारे, अगर यहाँ पे आप ध्यान दो तो इसका वर्टेक्स क्या है, सेम है। हमने अभी आपको पीछे पढ़ाया है ना कि सेम वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, आर्म्स का मतलब क्या होता है। और आर्म्स को हम पहले रे बोलते थे, और जैसे ही एंगल इसके बीच निकला हमने उसको क्या कह दिया, आर्म कह दिया। और जहाँ से वो आर्म्स निकलते हैं उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। तो देखो आप, एंगल नंबर 1 जो हमारा है वो भी इसी वर्टेक्स से निकल रहा है, एंगल नंबर 2 जो हमारा है वह भी इसी वर्टेक्स से क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हम क्या कहेंगे
कि अगर सेम वर्टेक्स किसी एंगल में हमको दिखाई देता है, चाहे वो अलग अलग एंगल क्यों ना हो, वर्टेक्स अगर सेम है, एंगल चाहे दूसरे दूसरे हों, तो जैसे ही वर्टेक्स हमारा सेम हुआ उसे हम एडजेसेंट कहेंगे। क्यों? और यहाँ पर आप देखो तो जो हमारी आर्म्स हैं, हमने माना कि एक आर्म हमारी ये है, एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, ठीक है। तो 3 आर्म है यहाँ पर हमारी, और ये सारी की सारी क्या होती हैं, कॉमन मानी जाएंगी। क्यों? एक ही वर्टेक्स से अगर निकली हैं, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि वन ऑफ द आर्म्स आर कॉमन। अब कैसे कॉमन है? वर्टेक्स सभी का सेम हो गया, तो दो एंगल के बीच में अगर सेम वर्टेक्स हमारा बन रहा है तो वो एंगल हमारा क्या होगा, एडजेसेंट, और जो इसके आर्म्स होंगे वो भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो वही हमारा होता है एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट एंगल की तरफ में। अगला एंगल जो हमारा आता है वो हमारा है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स, वही पुराना वाला फंडा है, वहाँ भी सेम वर्टेक्स था, यहाँ पर भी सेम वर्टेक्स हमारा होगा, एंड वन कॉमन आर्म, और एक कॉमन आर्म होगी इसकी, बट आर्म्स विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग अ लाइन, लेकिन जो लाइन हमारी बनेगी उसमें आर्म्स हमारे कॉमन नहीं होंगे, देन दीज आर कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसे हम कहेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसको अगर हम फिगर के फॉर्म में ड्रॉ करें तो समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमारी एक क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। हमने माना कि इस लाइन पे हमारे पॉइंट है कुछ, फॉर एग्जांपल ये हमारे हैं क्या क्या, मान लेते हैं P Q और ये R। यहाँ से एक एंगल फॉर्म हो रहा है ये S। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारा एंगल नंबर 1, ये हमारा एंगल नंबर 2, दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, अलग अलग। ये एंगल 1, ये एंगल हमारा 2। लेकिन आप देखो तो दोनों एंगल फिर से हमारे वही कहाँ पर बन रहे हैं, कहाँ पर बन रहे हैं, सेम वर्टेक्स पर। पॉइंट दोनों का एक ही है, तो दोनों एंगल के बनने के लिए वर्टेक्स हमारा क्या हो जाएगा, सेम, और जो इसकी आर्म्स होगी वो भी क्या होगी, कॉमन। इस वाले एंगल की भी देखो आर्म वही, इस वाले एंगल में भी आर्म वही है, मतलब दोनों की आर्म क्या है, वो कॉमन है हमारी। बट आगे हमारा क्या कर रहा है, बट आर्म्स विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग अ लाइन, लेकिन जो हमारी ये लाइन बन रही है इसमें आप देखो तो आर्म कॉमन नहीं है। तो ऐसे ही हम एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि आप तो देखो यहाँ पर एंगल 1 एंगल 2 अलग अलग हमारा हो जाएगा, वर्टेक्स सेम है दोनों का, आर्म भी दोनों में सेम है, बट जो लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है वहाँ पर आर्म सेम नहीं है। और अगर लीनियर पेयर इसको क्यों कहा गया, क्योंकि आप अगर इस पूरे एंगल को एक साथ ऐसे मिला दो तो ये टोटली हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 180 के। इसीलिए 180 के इक्वल ये पूरा एंगल होने की वजह से हमने इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहा। इतनी बातें बस ध्यान रखना आप कि वर्टेक्स सेम होगा, कॉमन आर्म होगी, लेकिन जो लाइन ड्रॉ होगी उस पर कॉमन आर्म नहीं होगी हमारी, बट जो हमारे टोटल एंगल होगा इस लाइन पे वो होगा 180 के बराबर। इसीलिए इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहा गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंगल की तरफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट एंगल हमारा आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बहुत ही ईजी एंगल है आपका, आराम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है इट टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इफ हो जाएगा, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बहुत ही ईजी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये हमारी एक लाइन हो गई, ठीक, और ये हमारी दूसरी लाइन हो गई। हमने माना ये हमारी P, ये हमारा Q लाइन, ठीक है। हमारे पास दो लाइंस थी। अब ये क्या कर रही हैं कि दोनों लाइंस एक जगह पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो दो लाइंस हमारी हैं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इंटरसेक्ट करने की वजह से एंगल नंबर 1 एक एंगल ये बन रहा है, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 4, एंगल नंबर 3। हमारे पास कितने एंगल बने, 4। जैसे ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर मिला, एक एंगल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और ये सभी के सभी एंगल्स अगर देखा जाए तो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंगल 2 एंड एंगल 4 ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो इसी को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर 4 एंगल का फॉर्मेशन होता है।
जिसमें से सभी एंगल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसीलिए ऐसे एंगल्स को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कह रहा है इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी उसे इंटरसेक्टिंग कहेंगे, और जो क्रॉस नहीं करेंगे उसे नॉन इंटरसेक्टिंग कहेंगे। तो दोनों लाइंस अलग अलग लिखी हैं, हम ड्रॉ करके आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। पहली लाइंस हमारी है कि द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब एक ऐसी लाइन, जैसे हमने भी पीछे बनाई थी, एक ऐसी लाइन जो एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा उसका, ये लाइन हमारी कही जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकंड है हमारी कि द लाइंस व्हिच नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे पास दो लाइंस ऐसी हैं इस तरीके से, कैसी हैं दोनों, सीधी लाइंस है हमारी, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं किसी भी पॉइंट पर। मतलब आप इसको चाहे आगे कितना भी एक्सटेंड करते जाओ दोनों को, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। चाहे आप आगे ड्रॉ करो चाहे पीछे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसीलिए इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, और पैरेलल लाइंस, क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। तो आगे क्या लिखा हमने कि दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस एंड द कॉमन लेंथ बिटवीन टू लाइन इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। देखिए, इन दोनों लाइंस के बीच में एक कॉमन डिस्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल, कितने सेंटीमीटर पर ये प्लेस की गई होंगी उतने पर ही ये ऑलवेज प्लेस रहेंगी। फॉर एग्जांपल, हमने इसको 2 सेंटीमीटर पर प्लेस किया यहाँ भी और यहाँ भी, तो कितना भी आप इसको एक सीधे वे में इसको एक्सटेंड करते जाओगे, ऑलवेज इसका जो ये डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का सेम ही रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और ये क्या करेंगी, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब आइए डिस्कस करेंगे हम अपना आज का लास्ट टॉपिक, ट्रांसवर्सल लाइंस। तो बढ़ते हैं इस इंट्रोडक्शन के आज के लास्ट टॉपिक की तरफ में। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइंस किसे कहते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में ये 2 लाइंस हैं, क्या है ये 2 लाइंस हैं, और इन्हीं 2 लाइंस के ऊपर से एक हमारी दूसरी लाइन को पास आउट कराते हैं ऐसे। ये क्या हो गई हमारी एक दूसरी लाइन, ये 2 लाइन पहले से हमारी थी। तो डिफिनेशन में यही दिया गया है कि इफ अ लाइन पासेस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट लाइंस, यानी 2 लाइन से एक कोई लाइन पास आउट हो रही है उसके ऊपर से, और इन दोनों लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और उसके बाद में जो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्या होगा इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर आप देखो तो जो ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो इसमें एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है। 4 एंगल यहाँ हो गए हमारे। यहाँ पर देखो आप तो एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, और चौथा ये बन रहा है। मतलब पहली लाइन में 4 एंगल बन रहे हैं हमारे, दूसरी लाइन पे भी 4 एंगल बन रहे हैं। तो हमारी डिफिनेशन में ही लिखा गया है कि इफ अ लाइन पासेस थ्रू 2 distinct lines and intersect them at distinct points, then this line is called transversal line। तो यही लाइंस हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइंस। कौन सी लाइन, जो पास आउट हो रही है, ट्रांसवर्सल लाइंस, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। अब यहाँ पर जो 4 एंगल बने हैं इनमें सभी एंगल को एक अलग अलग नाम दिया जाता है। वो नाम आपको कैसे पता चलेगा, पहले आइए देखते हैं उसके बारे में। क्या क्या हमने माना कि ये एंगल 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ये हमारे क्या हो गए, सभी के सभी एंगल्स। अब इसमें एक एंगल हमको मिलेगा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ में हमारे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, देखिए ये एंगल हमारा बाहर की तरफ हो जाएगा। तो क्या क्या बनेगा यहाँ पर, एंगल 1 कॉमा एंगल 2, फिर यहाँ पे एंगल 7 एंगल 8, एंगल 7 कॉमा एंगल 8, ये चारों हमारे क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स। सेकंड हमारा होगा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ बना हुआ। तो कौन कौन सा हो जाएगा, 3 4 5 6। तो कौन कौन सा होगा, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6।
ये 4 हो जाएंगे। अगला हमारा आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये एंगल हमारा क्या होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि सेम एज जो एंगल यहाँ पर है वो इस लाइन पर भी जब हमको मिलेगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग। तो आप क्या कह सकते हो, देखो आप यहाँ पे 1 का करस्पॉन्डिंग कह सकते हो 5, 3 का 7, 2 का 6, 4 का 8। मतलब जो एंगल यहाँ पर है सेम एज जो यहाँ बना है उसी को करस्पॉन्डिंग कहेंगे। मतलब करस्पॉन्डिंग हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, एंगल 1 एंड 5, पहला करस्पॉन्डिंग हमारा ये निकल के आएगा, इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल हम क्या कर रहे हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं इस जगह पर। तो कौन कौन सा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, एंगल 1 एंड एंगल 5 पहला करस्पॉन्डिंग है। दूसरा एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 ये हो जाएगा। तीसरा एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। चौथा एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8। ये चारों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग। अगला हमारा आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सिर्फ इसमें इंटीरियर एंगल को देखना है, एंगल 1, 2, 7, 8 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये चारों एक्सटीरियर हैं हमारे। तो अल्टरनेट में हम देखेंगे तो हमारा 3 अल्टरनेट हो जाएगा 6 के, 4 अल्टरनेट हो जाएगा 5 के। मतलब दो यहाँ पर एंगल निकल के आएंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6, सेकेंड वन इज एंगल 4 एंड एंगल 5। ये एक दूसरे के क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगला हमारा लास्ट है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसमें क्या देखना है हमको, सेम साइड का देखना है। तो सेम साइड में अगर हम देखेंगे इंटीरियर एंगल को तो हमारा क्या क्या हो जाएगा, देखिए सेम साइड जब भी देखेंगे हम तो क्या होगा, 3 जहाँ पर है उसी के साइड में 5 है, 4 की साइड में क्या है हमारा 6 है। तो कह सकते हैं इस पे एंगल 3 एंड एंगल 5, दूसरा एंगल 4 एंड एंगल 6। ये हमारा हो जाएगा एक दूसरे के क्या, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये इतना टॉपिक हमारा क्या था, चैप्टर नंबर 6 लाइंस और एंगल्स का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। तो इतना टॉपिक हमारा क्या होता है, कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अपने एक्सरसाइज के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और उसके क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से सॉल्व करते हुए चलेंगे आगे। फिर एक्सरसाइज के आगे की 6.2, 6.3 ये सारा का सारा, और हमारा ये चैप्टर क्या होगा, फिनिश होगा। तो आई होप कि आप सबको आज की ये क्लास सारी की सारी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए, कंटिन्यूअस अपने पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।